खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक फौज के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वार अरूज पर है। आए रोज नित नए शोशे छोड़े जा रहे हैं और बेबुनियाद इल्जाम तराशी जारी है। जब से नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान किया गया है, कुछ हलकों की जानिब से अचानक सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत कुछ जनरल्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम तेज हो गई है। दरअसल नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक साजिश रचाई जा रही है। न जाने ये सब इंपोर्टेड हुकूमत की ईमा पर सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है या फिर पाकिस्तान के दुश्मन वतन अजीज की नजरियाती सरहदों का दिफा करने वाले मुहाफिजों से अब गिन गिन कर हिसाब चुका रहे हैं। माजी में हमने देखा कि फिफ्थ जनरेशन वार या हाइब्रिड वार के खिलाफ सबसे तवाना आवाज पाक फौज के साबिक तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब की थी, जबकि ISI चीफ के तौर पर जनरल फैज हमीद भी सफ़े अव्वल में शामिल थे। लेकिन अब इन लोगों के खिलाफ हर्जा सराई और जहरीला प्रोपेगेंडा अरूज पर पहुंच गया है। इस घटिया और घिनौनी मुहिम के किरदार ये भी लिहाज और ख्याल नहीं कर रहे कि इनकी इन हरकतों से ना सिर्फ वतन अजीज की बदनामी हो रही है, बल्कि ये लोग पाक फौज में तकसीम पैदा करने की साजिश का भी दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर हिस्सा बन रहे हैं। मरियम नवाज के गालम गलोच ब्रिगेड की जानिब से फेक न्यूज पर मबनी प्रोपेगेंडे को फैलाने वालों में कुछ लिफाफा और दरबारी सहाफी भी पेश हैं। जनरल बाजवा के मामले पर तो ISPR की जानिब से ना सिर्फ वजाहत आ गई, बल्कि जहर उगलने वालों को शरब काल भी दे दी गई। लेकिन इस मामले में जनरल फैज हमीद चूंकि यूनिफॉर्म में होने की वजह से खुद जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा वो इन मुल्क दुश्मनों का आसान हदफ बने हुए हैं। माजी में हमने देखा कि अफगान वार के दौरान रूसियों को तिगनी का नाच नचाने और अमरीकी CIA को कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करने वाले जनरल हमीद गुल के खिलाफ भी अमरीकियों की ईमा पर आए रोज इल्जाम तलाशी की जाती रही थी। जनरल फैज हमीद से अमरीकियों को इसलिए तकलीफ है कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के वक्त ISI के चीफ जनरल फैज हमीद थे और फिर काबुल में इनकी चाय पीने वाली तस्वीर तो आज तक ना सिर्फ अमरीकियों बल्कि भारतीयों को भी खून के आंसू रुलाने के लिए काफी है। यही वजह है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ चलाई जाने वाली जाली और झूठी खबरों पर मुश्तमिल मुहिम के सारे ताने बाने भारत और अमेरिका से जा मिलते हैं। इन दोनों ममालिक में बैठे हैंडलर्स की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम को पाकिस्तान में मरियम बीबी का गालम गलोच ब्रिगेड आगे बढ़ाता है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज हमीद इस्तीफे देने और फौज से कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला कर चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है और हो सकता है कि वो पाक फौज के सख्त डिसिप्लिन की वजह से कमान तब्दीली तक इस्तीफे का ऐलान ना कर रहे हों। इतलात हैं कि अब आने वाले दिनों में पाक फौज के मजीद आला अफसरान भी इस्तीफे देंगे। मजीद कौन कौन से जर्नैल इस्तीफे दे सकते हैं और इन जनरल्स के इस्तीफों की क्या वजह है, इस सब पर हम आज की इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उन तमाम जर्नैलों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिनसे मुतल्लिक ये क्यास किया जाता था कि वो इमरान खान के करीबी थे या वो लोग इमरान खान और PTI से मुतल्लिक सॉफ्ट कार्नर रखते थे। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास से मुतल्लिक इत्तला आई कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसकी वजह यह बताई गई कि जनरल अजहर अब्बास के बारे में यही इत्तला थी कि वो हर सूरत 4 स्टार जनरल जरूर बनेंगे। अजहर अब्बास मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार थे क्योंकि पहले तो जनरल बाजवा ने उन्हें आर्मी चीफ के लिए नामजद किया, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से इनकार पर शहबाज शरीफ ने दरमियान का रास्ता निकालते हुए पेशकश की कि जनरल अजहर अब्बास को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया जाए। लेकिन इस पर भी नवाज शरीफ राजी ना हुए और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जनरल साहिर शमशाद को नामजद कर दिया। बाखबर हलकों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि GHQ से समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजे जाने में ताखीर भी इसलिए की गई कि जनरल बाजवा की जानिब से मुसलसल इसरार किया जा रहा था कि जनरल अजहर अब्बास को ही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाया जाए। लेकिन इनकी तकर्री न होने पर जनरल अजहर अब्बास ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। सीनियर सहाफी एजाज सैयद ने दावा किया है कि पिछले साल 2 अक्टूबर को होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के ISI चीफ जनरल फैज हमीद ने शुरा को ब्रीफिंग दी और फिर वो चले गए। उनके जाने के बाद जनरल अजहर अब्बास ने एतराज उठाया कि जब हमने तय कर लिया है कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि जनरल फैज या ISI मुसलसल हुकूमत की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। जनरल अजहर अब्बास चूंकि जनरल बाजवा के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी थे, लिहाजा वो खुलकर उनसे बात करते थे। अजहर अब्बास समेत 4 से 5 कोर कमांडर्स थे जो फैज हमीद के बतौर DG ISI किरदार से ना सिर्फ नाराज थे, बल्कि वो समझते थे कि यकीनी तौर पर फैज हमीद ही अगले आर्मी चीफ होंगे
اور اگر ایک بار ایسا ہو گیا تو ہمیشہ یہی ہوا کرے گا کہ جو بھی ISI چیف ہوگا وہ حکومت یا وزیر اعظم کا وفادار بن جائے گا اور اگلی بار اسی شخص کو آرمی چیف کی ذمہ داریاں سونپ دی جائیں گی۔ اسد تور نے اپنے ویلاگ میں دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ سے جب کور کمانڈرز نے شکایت کی تو انہوں نے جنرل فیض حمید کو DG ISI کے عہدے سے الگ کر دیا، اور اس طرح وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ایک تو جنرل فیض حمید سے جان چھوٹ جائے گی اور دوسرا وہ اپنی ایک اور ایکسٹینشن کا راستہ ہموار کر لیں گے۔ یہ تو اسد تور کا دعویٰ تھا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی کہ جب کور کمانڈرز نے آرمی چیف سے جنرل فیض حمید کی شکایت کی تو آرمی چیف نے تمام کور کمانڈرز کی موجودگی میں فیض حمید کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میں باس ہوں، وہ جو کچھ کرتے ہیں میری اجازت، مرضی اور منشا کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ جہاں تک فیض حمید کو ISI سے ہٹانے کا تعلق ہے، اس پر رؤف کلاسرا صاحب تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو راضی کیا تھا کہ وہ فیض حمید کو بطور کور کمانڈر پشاور جانے دیں، کیونکہ اگر انہیں کور کمانڈ کرنے کا تجربہ نہیں ہوگا تو وہ اگلی مرتبہ آرمی چیف کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے۔ پیارے ساتھیوں، مریم نواز کے درباری اسد تور کو جب اور کچھ نہیں ملا تو اس نے جنرل فیض حمید اور ان کے بھائی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ اسد تور نے الزام لگایا کہ فیض حمید کے بھائی نجف حمید نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں پوسٹنگ کے دوران بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے ساتھ مل کر خوب زمینوں پر قبضہ کیا اور اربوں روپے کمائے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جب چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ بنے تو انہوں نے نجف حمید کی پوسٹنگ ختم کر کے اسے واپس چکوال بھیج دیا۔ اسد تور کا ایک اور دعویٰ ہے کہ FBR ڈیٹا کے مطابق 2019 میں جنرل فیض حمید اور ان کے خاندان کے پاس 120 ایکڑ اراضی تھی، جبکہ 2022 میں ان کے خاندان کے پاس 2200 ایکڑ اراضی ہے۔ صرف 3 سال میں 2080 ایکڑ اراضی کا اضافہ ہوا، جبکہ ان کے گھر کی مالیت 1 ارب 35 کروڑ ہے۔ پیارے دوستو، وطن عزیز میں فیشن بن چکا ہے کہ جس کی چاہے عزت اچھال دو، جس پر چاہے جو الزام لگا دو اور جسے چاہو اس کی حب الوطنی پر سوال اٹھا کر غدار قرار دے دو۔ اب اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ پیش کریں، ورنہ خاموش رہیں، کیونکہ اس طرح کسی بھی شخص کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک شخص یونیفارم میں ہونے اور ادارے کے ڈسپلن کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن کچھ لوگ جنرل فیض حمید کی خاموشی کو ان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ شیر اگر کچھ دن اپنی کچھار سے باہر نہ نکلے تو گیدڑ اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ جس دن بھی شیر باہر نکلا، تمام لگڑ بگوں اور گیدڑوں کو واپس بھاگنا پڑے گا۔ ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔